जय हिंद। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ के बारे में भी बात करता है। यानी मेंडल साहब ने कुछ लॉ बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिवनेस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उस लॉ को फॉलो नहीं करता है। खास करके मेंडल के जब हम दो लॉ की बातें करते हैं, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन दोनों लॉ में से एक लॉ को तो फॉलो करता है लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। दैट इज वाई मेंडल के अकॉर्डिंग ए टोटली एक्सेप्शनल कंडीशन मिला और उस कंडीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान रहे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि इस चैप्टर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। अब हम बातें करते हैं कि आखिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी जैसे कि हमें पता है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है तो एक्सप्रेस कौन करता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाता है। अब लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि चूंकि जो डोमिनेंट है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है और इसका फायदा कौन उठा लेता है, रिसेसिव। रिसेसिव जो अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं पा रहा था डोमिनेंट के प्रेजेंस में, अब रिसेसिव भी अपने आप को एक्सप्रेस करवा लेता है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि डोमिनेंट का कैरेक्टर और रिसेसिव का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद एक थर्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, एक नया ही कैरेक्टर जनरेट होता है। दैट इज वाई इस फेनोमेनन को क्या बोला गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी ध्यान रहे यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर ही डेवलप होता है। ठीक है, लैंग्वेज पर देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसका क्रॉसिंग देख लेते हैं, क्रॉस देख लेते हैं क्या है क्रॉस। जैसे कि आप देखो यहां पर रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है, एक क्या है, पैरेंटल जनरेशन, दोनों का गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन मिला, इसका जीनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर आप मेंडल साहब के लॉ को यहां पर फॉलो करेंगे तो कैरेक्टर कैसा आना चाहिए था, रेड। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जो फेनोटाइप आना चाहिए था, फेनोटाइप कैसा आना चाहिए था, रेड, लेकिन रेड फेनोटाइप नहीं आता है। फेनोटाइप कैसा मिलता है, पिंक। यानी यहां पर जितने सारे फ्लावर मिले सारे के सारे फ्लावर कैसे हो जाते हैं, पिंक। यानी रेड और व्हाइट का एक अलग फॉर्म मिला। क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट था वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं रहा, जो रिसेसिव था वो भी एक्सप्रेस करवाने लगा। इसलिए कुछ डोमिनेंट का कैरेक्टर, कुछ रिसेसिव का कैरेक्टर मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर ही डेवलप हुआ। अब जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाए तो हमें F2 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिले, है ना। आर आर रेड मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक मिलेगा, स्मॉल आर व्हाइट मिलेगा। यानी जो फिनोटाइपिक रेशियो है रेड पिंक व्हाइट, रेशियो क्या रहा है, 1:2:1। और जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बातें कर रहे हैं तो यहां पर फेनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जेनोटाइपिक रेशियो एंड दोनों इज इक्वल टू 1:2:1। ध्यान रखना है, बहुत कीमती है, इसका एग्जांपल भी बहुत कीमती है। लैंग्वेज पर आते हैं। When experiments on peas were repeated using other traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent। यानी कुछ समय एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि जो F1 ऑफस्प्रिंग है उसका जो फेनोटाइप है, उसका फेनोटाइप दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, एंड वाज इन बिटवीन द टू। यानी दोनों के कैरेक्टर के बीच का कैरेक्टर मिलता है। क्लियर है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, एग्जाम्पल याद रखना है, स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीसीज is a good example to understand incomplete dominance in a cross between true breeding red flower capital R and true breeding white flower small r। The F1 progeny capital R was pink, जैसा कि आपको जस्ट मैंने बताया, यहां पर कैसा हो जा रहा है, pink। When the F1 was self-pollinated, the F2 resulted in the following ratio: red 1, pink 2 and white 1। Here the genotype ratio were exactly as we expect in any Mendelian monohybrid cross।
यानी इस क्रॉस में भी जो जीनोटिपिक रेशियो मिल रहा है हमें वही मिल रहा है जैसा कि मेंडलियन क्रॉस में हमें मिला करा करता था। जब मेंडल साहब का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग करवाते थे तो जैसा क्रॉस मिलता, जैसा जीनोटिपिक रेशियो वहां मिलता था 1:2:1, वैसा ही यहां भी मिल रहा है। बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज्ड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल साहब के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता था वो 3:1 होता था, है ना। What happened was that R was not completely dominant। यहां पर क्या हुआ कि जो कैपिटल R था वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं हुआ ओवर स्मॉल r, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल R स्मॉल r एज पिंक फ्रॉम रेड एंड व्हाइट। यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस एग्जैक्टली है क्या। Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle this question, we must understand what a gene does। एक जीन करता क्या है। Every gene, यानी दुनिया के अंदर जितने सारे जीन हैं, as you know by now, contains the information to express a particular trait। जैसा कि हम लोगों को पता है दुनिया के अंदर जितने जीन्स हैं वो किसी न किसी कैरेक्टर, किसी न किसी ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और बाद में एक्सप्रेस करता है। In a diploid organism, there are 2 copies of each gene, that is as a pair of alleles। Now these 2 alleles need not always be identical as in the case of heterozygote। heterozygote में जैसे मैं बात करूं कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों अलग अलग हो गए। One of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you read further on, which modifies the information that particular allele contains। इसके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ होगा। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme। हम एक ऐसे जीन के बारे में बात करना चाहते हैं जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। दे रखा है now these 2 copies of this gene, this 2 कॉपी कहने का मतलब क्या, 2 एलील्स की बातें करते हैं। the 2 allelic form, वही लाइन आ गया ना, है ना। Now there are 2 copies of this gene, यानी the 2 allelic form। Let us assume that normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S। यानी एक नॉर्मल एंजाइम हमें चाहिए होता है और नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए एक नॉर्मल एलील चाहिए होता है for the transformation of substrate S। Theoretically, the modified allele could be responsible for प्रोडक्शन ऑफ, क्या क्या हो सकता है जब एलील, अगर इस जीन को, इस एलील को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो मॉडिफाई करने के बाद क्या क्या एंजाइम के प्रोडक्टिविटी में चेंजेस हो सकता है। पहला हो सकता है या तो एंजाइम का जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल रहे या लेस एफिशिएंट हो जाए, यानी जो एंजाइम है वो क्षमतावान कम हो जाए, या तो एक ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस हो जाए जो नॉन फंक्शनल हो, या फिर एक ऐसा चीज प्रोड्यूस हो जाए जो एंजाइम हो ही नहीं। In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele। यानी जैसा पहले था वैसा अभी भी है पहला केस में। That is, it will produce the same phenotype या trait that is result in the transformation of substrate S। यानी substrate S को transform करेगा। Such equivalent allele pairs are very common। But if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected। The phenotype will only be dependent on the functioning of the unmodified allele। यानी phenotype किसके ऊपर डिपेंडेंट था, अनमोडिफाइड एलील के ऊपर। लेकिन अब जब मॉडिफिकेशन हो गया और एक ऐसा एंजाइम मिला जो कैसा था, नॉन फंक्शनल या कोई भी एंजाइम नहीं मिला, तब फेनोटाइप भाई इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि जो फेनोटाइप था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, अनमोडिफाइड जो शुरुआत में था। The unmodified allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। Hence, in the above example, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। यानी जो recessive character वो दिखने लगा, क्यों? क्योंकि जो एंजाइम बना सेकेंड और थर्ड केस में या तो नॉन फंक्शनल बन गया और या तो एंजाइम बना ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक और कॉन्सेप्ट है कोडोमिनेंस का। ये भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाम ही समझ में आ रहा, कोडोमिनेंस। को का मतलब साथ साथ,
जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं ना, कोएड स्कूल, जहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। एक होता है कि जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं या सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, लेकिन एक स्कूल होता है जिसे बोलते हैं कोएड, है ना, बोलते हैं कोएड, यानी जहां लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव है दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन करते हैं, F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन में भी। कैसे, तो मैं बताता हूं। दे रखा है, till now we were discussing crosses where the F1 resembles either of the two parents, या तो डोमिनेंट के साथ और was in between incomplete dominance, but in the case of codominance the F1 generation resemble both the parent। यही तो इसका खासियत है कि जब कोडोमिनेंस की बातें करते हैं तो जो F1 प्रोजेनी है वो दोनों पेरेंट के साथ अपने कैरेक्टर को मिलना शुरू कर देता है। अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO blood grouping in human beings। ABO blood groups are controlled by the gene I। The plasma membrane of the red blood cell has sugar polymer that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene। और ये जो शुगर जो भी प्रेजेंट है उसे कंट्रोल करने वाला कौन है, कोई ना कोई जीन है। कौन सा जीन, जीन आई। द जीन हैज 3 एलील, यानी आरबीसी के अंदर जो जीन है इसके 3 एलील होते हैं। कौन कौन से, IA, IB एंड IO, या फिर स्मॉल आई लिखते हैं, इसे IO भी लिखा जाता है ना, या फिर स्मॉल आई। द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, यानी जो IA है और IB है ये दोनों टोटली एक अलग टाइप का शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एलील I है, स्मॉल I है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेज एनी 2 ऑफ द 3 जीन्स। लाइन आ गया ना, एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील। मैंने बोला था कि एक जीन के पास एलील कितने सारे भी हो सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन उसके पास सिर्फ एलील कितने होंगे, तो 2 ही होंगे। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, यानी ये जो IA है, IB है, ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो स्मॉल I या फिर जिसे IO बोलते हैं ये कैसा है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये चीज दे रखा है, IA and IB are completely dominant over small I। In other words, when IA and small I are present, only IA expresses because small I does not produce any sugar, and when IB and small I are present, IB expresses। But when, यहां से काम का लाइन स्टार्ट हो रहा है, but when IA and IB are present together, जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, they both express their own types of sugar। ये दोनों मिलकर के अपने अपने शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। This is because of codominance। Hence, red blood cell have both A and B type of sugar। Since there are 3 different types of allele, there are 6 different combination of these 3 allele that are possible, and therefore a total number of 6 different genotypes of a human ABO blood group system। How many phenotypes? तो हमें पता है 4 phenotype। कौन कौन से, A, B, AB and O। लेकिन जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो कौन कौन से जीनोटाइप, इसका भी 2, IA होमोजाइगस कंडीशन हो गया, IA या फिर IO, है ना, या फिर स्मॉल IB। B का भी ऐसी, IB एंड IO, ये B का हो गया, IA IB AB का हो गया कोडोमिनेंस, एंड IO ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, यहां पर दे भी रखा है एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड, जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड ब्लड टाइप क्या हो सकता है। IA आया, AIA ब्लड ग्रुप A, यहां पर IA IB IB है ना, ब्लड ग्रुप AB। IA एंड स्मॉल I ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A। IB एंड IA ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा AB। IB एंड IB ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। IB एंड स्मॉल I ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। स्मॉल I ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा O। तो ये टेबल भी आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर बातें कर रहे हैं, अभी तक हमें पता था कि जनरली जब हम बातें करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के अंदर चूंकि एलील का नंबर 2 से ज्यादा है,
इसलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल किसकी बातें करते हैं, मल्टीपल एलील। यानी जब दो से ज्यादा एलील हो किसी जीन के पास तो ऐसे जीन का को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म वाला कंडीशन में दे रखे हैं। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple allele? Here you can see that there are more than two, that is 3 alleles governing the same character. 3 एलील मिलकर के ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। Since in an individual only 2 alleles can be present, हमें पता है कि किसी भी इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी 2 एलील प्रेजेंट हो सकता है एट अ टाइम। Multiple alleles can be found only when population studies are made. Multiple allele का स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हम स्टडी किसकी करेंगे, पॉपुलेशन का। सिंगल इंडिविजुअल में हम मल्टीपल एलेलिज्म का कंडीशन की बातें नहीं करेंगे। ओकेजनली, कभी कभार, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. It has 2 allele, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced. यानी जब कंडीशन कैपिटल बी का हो तब तो स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। यानी जब स्मॉल बी होता है तो स्टार्च प्रोडक्टिविटी का एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है और बहुत स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड. हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूसेस राउंड सीड एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील. बट लाइन ध्यान से सुनना, कीमती आ रहा है, बट द स्टार्च ग्रेन